नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है और ये क्यों उठ रहा है, ये ताजा डेवलपमेंट इसके पीछे है, बड़ी वजह है। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल है। फडणवीस दिल्ली में हैं, जेपी नड्डा से बात कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से दोनों नेताओं के बीच में बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल में दो चीजें एक साथ हो रही है, ये जाननी बहुत महत्वपूर्ण है। फडणवीस एक तरफ दिल्ली में सरकार बनाने के फॉर्मूले पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी अभी जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है और थोड़ी देर में अगली मुलाकात उनकी गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। दूसरी ओर आज मुंबई में सुप्रिया सुले भी बोली, खुलकर अपनी बात रखी, दिल खोलकर उद्धव ठाकरे के लिए आवाज बनकर उठी। सुप्रिया सुले ने कहा, बाल ठाकरे के असली उत्तराधिकारी उद्धव ही हैं। शिवसेना उनके लिए परिवार की तरह है। बागियों पर सुले बोले, मुंबई आकर बातचीत की सलाह दी। कहा कि डेमोक्रेसी में डायलॉग से बात बनती है, लेकिन यह डायलॉग हो नहीं रही है क्योंकि डायलॉग असली चल रहा है इस वक्त दिल्ली में, जहां पर जेपी नड्डा के घर पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। सरकार बनाने के फॉर्मूले को लेकर बात हो रही है, डायलॉग इसे कहते हैं। सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि डेमोक्रेसी में डायलॉग से बात बनती है, जितने बागी हैं वो मुंबई आकर बात करें। लेकिन सुप्रिया सुले ने यह भी माना कि उद्धव के पास 10 से 15 विधायक ही हैं। सुप्रिया सुले ने बातों बातों में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी इसका भी फॉर्मूला खुद ही बता दिया। सुले ने कहा कि शिंदे गुट के पास 50 विधायक होने की बात कही जा रही है। अब यहीं से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने का रास्ता निकलता है। कैसे, आप समझिए, शिंदे गुट के पास 50 विधायक हैं, बीजेपी के पास अपने 106 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 145 का आंकड़ा, यानी बहुमत से कम 10 ज्यादा विधायक। सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त होने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद अमित शाह से बैठक होगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर रणनीति तय की जाएगी। तो क्या अब यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में उद्धव राज खत्म, फडणवीस राज शुरू होने वाला है? इस पर मुकाबला में करेंगे हम बहस की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको सुप्रिया सुले की पूरी बात सुना देते हैं, जहां उन्होंने ठाकरे परिवार से लेकर बागियों तक शरद पवार की बेटी ने कैसे उद्धव ठाकरे का साथ दिया, सुनिए। मैंने सिर्फ उद्धव जी का जो भाषण, वो जो ट्वीट आया है वही मैंने देखा है। और मेरे ख्याल से ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिल के बनाई है। हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे, माँ उनके साथ खड़ी रहती थी। और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ, मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है और एक फैमिली की तरह ये पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। एंड रिश्ते ही तो होते हैं, याद रखना, सत्ता आती है और जाती है, सिर्फ रिश्ते रहते हैं। जो भी उनका प्रपोजल हो, आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है। और आप सबको याद होगा कि माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए, तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा है, बताइए। सो डायलॉग इज़ अ मस्ट और कंसिस्टेंटली उद्धव जी अपील कर रहे हैं और डायलॉग के लिए वो बैठने, आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर शिंदे डजंट हैव 144, he has, to the best of my knowledge, 50. So I really don't know what his plans are. Very hard. तो आपने सुप्रिया सुले को सुना। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दीपक केरसेकर, आप बागी विधायक दल एकनाथ शिंदे समर्थक दल जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, उनके प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत दीपक केरसेकर जी आपका। आनंद दुबे शिवसेना प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता पांडे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक सिंह और निर्णय कपूर भी हमारे साथ
साथ लाइव जुड़ गए हमारे सहयोगी, जो ये ताजा मुलाकातें और इस मुलाकातों से होता हुआ डेवलपमेंट, इस पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। मैं निर्णय आपसे पूरी जानकारी लूंगी, लेकिन पहले मैं दीपक केरसेकर जी, आप ही का रुख करते हुए, दीपक जी, क्या ये जो ताजा डेवलपमेंट है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, क्या हम ये माने थोड़ा सा इंतजार और ठाकरे सरकार जाने वाली है? देखिए, अभी सुप्रिया जी थी आपके चैनल पे और वो भी बोल रहे थे कि 50 मेंबर्स है शिंदे साहब के साथ, हालांकि वो 51 है। तो ये जाहिर सी बात है कि अभी बहुमत नहीं बचा है महाविकास आघाड़ी के पास और उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अभी भी वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। एक भावुक अपील उद्धव ठाकरे जी की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों की चिंता है, आप लोग आइए, बात करते हैं, आप लोग मेरे परिवार की तरह हैं। देखिए, हम तो उनके परिवार की तरह है ही, लेकिन आने से पहले सब बात हम उनसे कर चुके हैं और जब तक वो महाविकास आघाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे तो और हम क्या बात कर सकते हैं उनको, इसको भी लिमिट है ना। लेकिन बार बार ये आशंका जताई जा रही है, उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो या शिवसेना के जितने नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो इस वक्त उद्धव ठाकरे समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत दबाव है और ये दबाव केंद्रीय एजेंसियों का है, ये दबाव ईडी, सीबीआई और पैसों का है। मैडम, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला था, आपको ऐसे लगता है तो आप यहाँ आके देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ईडी के जो नोटिस है, ज्यादा से ज्यादा 2 एमएलए को मिले हैं, तो 2 से 50 कैसे हो गए? 50 जो आ गए, हमारा एक कहना है कि शिवसेना को खत्म किया जा रहा है राष्ट्रवादी की तरफ से। राष्ट्रवादी के अध्यक्ष आते हैं हमारे एमएलए के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जाते हैं, वहां पे उनका जो पराभूत उम्मीदवार है उसका नाम अनाउंस करते हैं, नेक्स्ट एमएलए या तो नेक्स्ट एमपी। तो इससे क्या होता है कि जिस पार्टी की वजह से आप सत्ता में हैं, उसी पार्टी को अगर आपको खत्म करना है तो वो कैसे कोई टॉलरेट करेगा? तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि शेखर जी, आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गुवाहाटी से अपनी ताकत मुंबई लेकर आते हैं और यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस में ये ताकत दिखाते हैं? मैडम, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम लोग तभी जा सकते हैं जब हमें डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर जो भी हो, अभी तो डेप्यूटी स्पीकर ही है, वो हमें बुलाते हैं, अधिवेशन की अनाउंसमेंट करते हैं, तभी हम लोग जा सकते हैं। नहीं तो हम कैसे जा सकते फ्लोर ऑफ द हाउस पे? नहीं, एक पत्र तो उन्होंने भिजवाया ना, वो अलग बात है कि ये पत्र विधायकों को अयोग्य साबित करने के लिए था। मैडम देखिए, ये अयोग्य करने की जो साजिश है उसको तो स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, तो जाहिर सी बात है कि अयोग्य बनाने की एक प्रेशर डालने की टैक्टिक थी उनकी, वो नाकाम हो गई। अच्छा दीपक जी, आप रहिएगा हमारे साथ। आप सुन रहे आनंद दुबे जी, आप शिवसेना प्रवक्ता हैं, आपके ही पार्टी के इतने बड़े नेता विधायक दीपक केरसेकर जी ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी की वजह से हम सब हैं, उसी पार्टी को यदि खत्म करने का प्रयास होगा तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे और कहां तक बर्दाश्त करेंगे? मीनाक्षी जी, ऐसा है कि 2.5 साल पहले ये सरकार बनी थी 28 नवंबर 2019 को। अगर उसके 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये सब आते और कह देते कि एनसीपी और कांग्रेस का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है, पार्टी कमजोर हो रही है, हमारा अभी तक का अनुभव रहा है कि अब आपको इनके साथ नहीं जाना चाहिए, देखिए अन्यथा नहीं तो फिर हम सब नाराज हो जाएंगे, हम सब इस्तीफा दे देंगे, आप हमारे घर के मुखिया हैं, अगुआ हैं, मालिक हैं, घर के हमारे परिवार के चीफ हैं। तो उद्धव जी जरूर उस पर विचार करते, उनसे बात करते और जो उस समय उचित फैसला होता ले लेते। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने कृत्य किया है कि रातों रात एमएलसी का चुनाव खत्म होते ही बिना कोई सूचना देते नॉट रीचेबल हो जाना, सूरत चले जाना, सूरत से गुवाहाटी चले जाना, वहां से बैठ के बयानबाजियां करना, मुंबई न लौट कर आना, इन सब चीजों को दिखाता है कि ये सब गुमराह है। और ये गुमराह कैसे हैं, ये आज आपकी हेडिंग देखकर लग रहा है कि उद्धव राज खत्म, फडणवीस राज शुरू। अरे यार, जब मुख्यमंत्री नहीं बनना था उसके इक्विवेलेंट के उससे छोटा वाला जो नगर विकास मंत्रालय खुद आपके पास है,
मैं नहीं समझता कि अति महत्वाकांक्षा कहां चली गई। अगर आपको मुख्यमंत्री भी बनना होता तो उद्धव जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, लेकिन जहां आप गुमराह होकर गए हैं वहां तो मुख्यमंत्री हेडिंग में फडणवीस जी दिख रहे हैं। दीपक जी, समझ इस पर रहा, आप रिस्पॉन्ड करेंगे दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखिए, एक तो चीज ये है, जैसे ये बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट कब स्थापित हुई थी? जब बीजेपी और शिवसेना में कौन सीएम रहेगा इससे एक सहमति नहीं हुई, तब ये गवर्नमेंट स्थापित हुई। तो हमारे मुख्यमंत्री बन रहे पक्ष नेता, इसको हमें बहुत ये था, और हमें बताया गया था कि जो प्रॉमिस किया गया है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बीजेपी ने तोड़ा है। तो उसलिए उस मुद्दे पे हम लोग एग्री हो गए थे। लेकिन जैसे ही एनसीपी की ये करतूतें बढ़ने लगी तो 6 महीना या 9 महीने में ये बात चली थी। हम ये पेपर में क्यों चलाए? हम तो अपने नेता को बोल रहे थे, और नेता ने कभी ऐसा बोला है क्या ये हमारे साथ नहीं बात किया है उन्होंने? इतना ही नहीं, तो मैं तो पहले नहीं आया था गुवाहाटी, मैं तो वहां ही था। मेरे साथ 5 ज्येष्ठ मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला था साहब को, साहब आप अभी भी सोचिए, अपना घर जल रहा है तो अब ये साथ छोड़ दीजिए, अपना घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बीजेपी और हम नेचुरल अलायंस है। हम जनता ने जो कॉल दिया है वो शिवसेना और बीजेपी को दिया है, ना कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को। तो जो भी आपका मुद्दा था, आप बीजेपी के साथ बातें कीजिए और उससे हल निकालिए। अभी 1.5 साल से ये चल रहा है, कोई तो रिजल्ट आना चाहिए ना। यानी आप ये कह रहे हैं, आप सारी बातें कहकर गए, लेकिन आनंद जी मैं वापस आपके पास आऊं। दीपक जी, फिर एक बात बताएं कि सरकार तो फिर बदलेगी ही, मंशा तो आपकी यही नजर आ रही है, फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है? आज देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। इसका मायने तो यही निकलता है कि रणनीति तैयार हो रही है। रणनीति तैयार हो रहे ऐसा हम नहीं बोल सकते। हमने तो ये तय किया था कि एनसीपी और कांग्रेस नहीं चलेगी। तो जो रणनीति बनानी थी वो हमारे पक्ष नेता को बनानी थी ना। वो तो अभी समय निकलता जा रहा है। मैंने आज सुबह भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसमें मैंने बोला है कि दिस इज द लास्ट डे, आपको कुछ भी फैसला लेना होगा, अगर आप लेंगे तो पार्टी का बड़प्पन रहेगा। और हमने जो मुद्दा आपके पास रखा है वो तो उससे हम बोल चुके हैं ना। मुंबई में इन डिटेल हमारी चर्चा हो चुकी है। और क्या चर्चा करेंगे? इसका मतलब थोड़ा सा ये भी निकलता है कि वहां आए और उस प्रेशर को हम लोग सरकम करें, ऐसे नहीं हो सकता मैडम। हम लोग एक निश्चय करके वहां से निकले हैं कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। हमारे जो विचारधारा है वो विचारधारा के साथ हम लोग रहेंगे, और उसके आगे का जो भी अभी भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं, दीपक जी, संजय राउत ये कहते हैं कि वहां गुवाहाटी में बैठे हुए बागी विधायकों में से भी 16 से 17 विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं, और जैसे फ्लोर टेस्ट अगर करवाया जाएगा, आप लोग मुंबई आएंगे तो वो पाला भी बदलेंगे। मैडम, ये सब सपने हैं। देखिए, अगर ऐसा एक भी विधेयक होगा और वो मुझे आके मिले, मैं प्रवक्ता हूं, मैं ऑफिशियली बोलता हूं, एक भी होगा, 2 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, तो सबको हम लोग मुंबई पहुंचाएंगे। क्यों आपके हमारे साथ आना है, वहां पे वोटिंग करना है? आज ही हम लोग उनको भेज देते हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमने किसी को यहाँ के दबा के नहीं रखा है, वो अपने मन से आए हैं और रोज उनकी संख्या बढ़ रही है। और अगर हम लोग चाहे तो और 4-5 लोगों को यहाँ बुला सकते हैं जो नाराज थे। मतलब सब लोग नाराज है। पार्टी के 50 लोग एक साथ नाराज हो जाते हैं, उसका कॉग्निजेंस पार्टी चीफ नहीं लेते, और लास्ट डे पे हमको बोलते हैं कि आप आ जाओ। ये कब तक चलेगा? आनंद जी, अब तो बस यही लग रहा है, पार्टी इज हिज, वी आर नोबडी। और वैसे देखा जाए तो हमें क्या बोलते हैं, मुझे एक बात खत्म करने दीजिए। ये जो इनके प्रवक्ता है क्या बोलते हैं, वो हमको सुअर बोलते हैं, हमको वो मरा हुआ बोलते हैं, वो हमारे पोस्टमार्टम करेंगे ऐसे बोलते हैं, इतने बुरे शब्द बोलते हैं। आप पार्टी के वर्कर्स को उठा देते हैं, रास्ते पे लाते हैं, उनपे हम हमारे घर पे भेज देते हैं, हमारे ऑफिस में भेज देते हैं। हमने क्या कहा था कि शिवसेना खत्म हो रही है, उसको बचाइए। इससे ज्यादा हमने कुछ बोला है क्या? हम कैसे बागी हो गए? हम बागी बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी है, मतलब वो शिवसेना की है।
और ठीक है। शिंदे हमारे नेता हैं। ठीक है आनंद जी, अब देखिए ना 51 दीपक केरसेकर जी कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं, तो बचते तो पीछे केवल 4 हैं। आप किन्हें अपने साथ मान रहे हैं? और ये शिवसेना कौन सी शिवसेना है? 4 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये है कि हमारे साथ 4 हैं कि 2 हैं, ये फ्लोर टेस्ट पर ही फैसला होगा। ठीक है, आज उनके साथ संख्या बल है, वो होटल में इकट्ठे हैं, खाना खा रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, पहाड़ियां, झील, नदियों का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं कि सारे बागी एक ही बात कह रहे हैं, हम बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं, हम शिवसैनिक हैं, हम आज भी उद्धव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, खाली वो महाविकास से बाहर निकल जाए। जब घर का मुखिया, घर का प्रमुख कह रहा है कि ठीक है, आप नाराज हैं, आप यही सब बातें करना चाहते हैं, आइए मेरे पास आइए, मेरे सामने बैठिए। वो भावनात्मक अपील होती है। जब आदमी सामने बैठता है, दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध रुक जाते हैं। जब आदमी सामने बैठता है तो पुराने से पुराने विवाद समाप्त हो जाते हैं। मैं नहीं समझ रहा किस बात का डर है कि आप आना नहीं चाह रहे, या किस बात का प्रलोभन आपको वहां खींचे जा रहा है जो मुंबई की धरती पर आने नहीं दे रहा। आप आइए, मैं आपको वादा करता हूं दीपक जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं, आप आज भी पार्टी के उतने ही ठाकरे जी का वादा मानने के लिए एकनाथ शिंदे गुट तैयार नहीं। आनंद जी, आपके वादे से क्या होगा, इसे भी आप थोड़ा सा समझिए। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले दीपक जी ने कही, मैं आ रही हूँ दीपक जी आपके पास, मैं इस पर एक छोटा सा टेक लेना चाह रही हूँ सुजाता पांडे जी का भी। सुजाता जी देखिए, घर का मुखिया के साथ अगर घर वाले ही नहीं रहेंगे, फिर सुप्रिया सुले चाहे जितना समर्थन कर लें, जितनी भावुक अपील वो कर लें, उससे क्या फायदा? बिल्कुल, आप देखिए अभी आनंद जी कह रहे हैं कि घर का मुखिया और आके मिलने के भावनात्मक अपील की बात कर रहे हैं। आप देखिए कैसे भाषा का प्रयोग है। दीपक केसरकर जी यहाँ पे है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की में ऐसी भद्दी गंदी टिप्पणियां की गई। क्या ये जनता का अपमान नहीं है? क्या ऐसी जो पार्टी है उसको सत्ता में भी रहने का अधिकार है, जो कहती है कि अगर आप फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? पॉइंट नंबर 2, जो अगर ये महत्वाकांक्षा की बात कर रहे थे, हम सबको पता है कि ये पूरी सरकार सिर्फ महत्वाकांक्षा पे बनी थी, और वो सिर्फ महत्वाकांक्षा थी उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि जनादेश तो इनके लिए और भाजपा के लिए था, वो तो एनसीपी और कांग्रेस के लिए था ही नहीं। लेकिन सुजाता जी, आज खबर ये भी आई सोर्सेस के हवाले से कि जैसे ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई, उद्धव जी ने 2 बार ये कोशिश की कि वो पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन शरद पवार जी ने उन्हें रोक लिया। मैं आ रही हूँ नवीन जी आपके पास भी। मैं आ रही हूँ। दिखाता है कि सरकार कौन चला रहा था। अब देखिए तो सरकार क्या चला रहे थे, वो भी सोनिया गांधी के इशारों पर सरकार चल रही थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाला साहब जैसे विशाल नेता, महान नेता, जिनकी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक सैद्धांतिक पार्टी है, जो जानी जानती है कि शिव सैनिकों के ताकत और उनके स्वभाव को, उनके आइडियोलॉजी को लेके, वो अपने ही शिव सैनिक, अपने ही नेताओं। मैं थोड़ा सा ऑडियो इसको ठीक करवा लेती हूँ सुजाता जी, आपकी बात और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे तक पहुंचेगी। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देखिए, बैठकों का दौर एक के बाद एक चल रहा है। एक तरफ निर्णय जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की, थोड़ी देर में अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली है। उद्धव ठाकरे इधर भावुक अपील कर रहे हैं। दीपक केसरकर जी कह रहे हैं इस अपील का कोई असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अपनी पूरी बात कहकर गए हैं। अब ऐसे में क्या ये मानकर चले कि उद्धव सरकार अब 4 दिन की चांदनी? जी बिल्कुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सरकार तो अब नहीं रहेगी, लेकिन अगली सरकार जो है वो कब तक बनेगी, कितने दिनों में, ये सस्पेंस जो है ये ख़त्म होगा। ये जो मंथन चल रहे हैं, ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आखिरी दौर में है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि वडोदरा में कुछ बातें इस तरह की आई थी कि वडोदरा में गृह मंत्री अमित शाह से भी 2 दिन पहले करीब मिले थे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तब कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर के चर्चाएं होने की बात सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो चर्चाएं चल रही हैं और जो ये सवाल सबके मन में उठ रहा है कि कब जो विधायक हैं वो गुवाहाटी से मुंबई आएंगे,
ये सारी जो बातें हैं ये इन्हीं बातों, इन्हीं जो मंत्रणाएं हैं, इन्हीं के ऊपर केंद्रित हैं। इनका क्या आउटकम आता है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर के ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो पहले से क्लियर हो जाने चाहिए। उस पर एक तरह से फाइनल दौर की बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल से अब इसके बाद बातचीत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि एक बात तो तय हो चुकी है कि शिवसेना का ये जो अलग हुआ गुट है वो और बीजेपी मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बार बीजेपी अपनी तरफ से ये सारी चीजें तय कर ले और एकनाथ शिंदे को बता दे तो वो फिर कभी भी मुंबई जाकर के राज्यपाल के सामने विड्रॉल का प्रस्ताव रख सकते हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि उद्धव खुद ही रिजाइन कर दें, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बार मोडालिटीज वर्कआउट होने के बाद वो जाकर के राज्यपाल को विड्रॉल का अगर लेटर देते हैं, समर्थन वापसी का, तो राज्यपाल खुद ही फ्लोर टेस्ट का डिसीजन लेंगे और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उसके लिए जो फाइनल कुछ फाइन ट्यून करना है चीज़ों को, अगला मंत्रिमंडल कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ अनसुलझे पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ मीनाक्षी, जैसे कि मंत्रिमंडल अगर जो नया बनेगा तो उसमें कितनी किसकी भागीदारी होगी। देखिए अभी एक पेंच ऐसा फंसा हुआ है कि जो लोग भी शिंदे गुट के साथ गए हैं ज्यादातर उसमें से मंत्री हैं, और जो मंत्री गए हैं शिंदे के साथ, जाहिर सी बात है उनकी ये महत्वाकांक्षा होगी कि उन्हें बाद में मंत्री बनाया जाए, उनका मंत्री पद उनसे ना लिया जाए। और जो नए लोग गए हैं जाहिर सी बात है उनको भी ये इच्छा होगी कि वो समावेश उनका हो, और बीजेपी अगर पार्टनर बन रही है साथ में तो बीजेपी का अपना कोटा है, उससे मंत्री आएंगे। मैं आपको बताऊं कई जगह जैसे पेच फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल औरंगाबाद की बात अगर हम करें तो औरंगाबाद से इस वक्त जो शिंदे गुट से 2 विधायक गए उनमें से 2 विधायक मंत्री हैं, अब्दुल सत्तार और भूमरे, ये मंत्री हैं। और संजय शिरसाट जो हैं इस वक्त जो उनके साथ है, उनकी खुद की अपनी एक महत्वाकांक्षा थी। अगर अब संजय शिरसाट को भी मंत्रिमंडल में लेना है तो फिर औरंगाबाद से बीजेपी के कोटे से कौन आएगा? तो ऐसे बहुत सारे मतलब ये है कि ये जो थोड़े थोड़े टेक्निकल पहलू है उस पर चर्चा हो रही है। दीपक जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का पूरा दल इंतजार किस बात का कर रहा है, क्योंकि हम इतना तो समझ गए हैं कि उद्धव ठाकरे की भावुक अपील का असर आप लोगों पर नहीं हो रहा है। आप लोग मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं? किस बात का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? मैडम, हम सब लोग फ्लोर टेस्ट की जब बात करते हैं तो राज्यपाल महोदय से न्योता आना चाहिए ना, उनको अनाउंस करना चाहिए कि हम वो विधानसभा का अधिवेशन ले रहे हैं, और जब भी अधिवेशन होगा हम आएंगे। अगर कल भी अधिवेशन हो तो कल आएंगे, अधिवेशन डिक्लेयर तो हो जाने दीजिए। मतलब बृजमोहन जी, कॉल आएगा राज्यपाल का तब आएंगे, उससे पहले नहीं आएगा बागी गुट? मीनाक्षी जी, अब भटके हुए लोगों को मैं कुछ समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। आदरणीय कपूर साहब ने तो मंत्रिमंडल के गठन कर दिया। देखिए, आप हकीकत पे आइए। मैं दीपक भाई को सुन रहा था अभी, तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सरकार बनाने वाले, जितना मैं समझ पाया हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी आज कहने को तैयार है कि वो सरकार को बनाने के लिए तैयार है इनके साथ? एक भी आदमी, किसी अधिकृत व्यक्ति ने आज तक आके सामने कहा? वो तो खुद छुपे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप तो उन्हीं पे लगने वाला है देश के लोकतंत्र की हत्या करने का। अगर उन्होंने ये हरकत की तो छुपे हुए हैं, वो डर के मारे सामने नहीं आ पा रहे, और यही कारण है कि ये लोग वहां से नहीं आ पा रहे। आप मुझे बताइए कि हमारी सरकार जो है महाविकास अघाड़ी, इसको आदरणीय महामहिम महाराष्ट्र ने शपथ दिलवाई थी इस आधार पे कि हमारे पास बहुमत था। हमारी जो सरकार है वहां पे लोकप्रिय सरकार है, हम लोग चुने हुए लोग हैं वहां। अब तकलीफ किन लोगों को है इस सरकार से? उनको जाना पड़ेगा ना किसी फोरम के पास कि साहब हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है या हम इनके साथ नहीं है। इनमें से कोई आदमी हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा? बीजेपी भी हिम्मत नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं जा रही है गवर्नर साहब के पास? क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इन्होंने इतना ब्लेंडर किया है कि आपको मैं बताऊं कि देखिए, कल 2 रिट लगी इन्होंने, 2 रिट लगाई इन्होंने। एक 7 लोगों की तरफ से थी, एक 10 लोगों की तरफ से थी, और उसमें उन्होंने ये मांग की कि हम 39 लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि वहां पर हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा, वहां पर इस ढंग की हरकतें हो रही है कि हम लोग उसमें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके पास एक मौका था जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट पे कह सकते थे कि साहब हमारे पास 40-41 जितने लोग थे वो वहां पर दस्तखत करते, वो वहां पे वकालतनामे पे एप्लीकेंट बनते। 7 ही लोग, एक जगह 7 लोग एप्लीकेंट बने, एक जगह 10 लोग एप्लीकेंट बने। चूंकि इनके साथ वहां लोग नहीं है। देखिए,
होटल में लोगों का बैठना और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के इस मूवमेंट से जुड़ा होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक वहां पर भले ही एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हो, लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी ताकत वो नहीं है। दीपक जी, ऑन ग्राउंड आपकी ताकत नहीं है और इसलिए मेरी बात सुनिए, आप लोग लौट नहीं पा रहे हैं। एक मिनट मीनाक्षी जी, मेरी बात Let me reply. If you want to speak more, you can speak. Then I'll reply. मीनाक्षी जी मेरी बात हो जाने दीजिए। जी जी बोले। देखिए, मैं ये इस आधार पे कह रहा हूँ, अपन फैक्ट्स पे चल रहे हैं। इनके पास भी कोई सबूत नहीं है, हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबूत क्या है इस पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप गए, आपको एक बहुत अच्छा फोरम मिला था जहां आप ये सिद्ध कर सकते थे कि हमारे साथ कितने लोग हैं। वहां ये मिस कर गए, क्यों किया? इन्होंने मिस नहीं किया, लोग वहां पे दस्तखत करने को तैयार नहीं हुए। अगर तैयार हो जाते तो इनके पास ये अधिकार बनता। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, आदरणीय सारे जो असंतुष्ट विधायक है, मैं देखिए मैं बागी नहीं बोलना चाहता इनको, क्योंकि आज मेरे पास मुरैना से एक साहब का टेलीफोन आया, बोले साहब ये बागी विधायक, क्योंकि वहां पे भिंड मुरैना चंबल में बागी का मतलब ठीक है बृजमोहन जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ गई है, थोड़ी देर में उद्धव कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है मीटिंग के बाद उद्धव अपने इस्तीफे पर फैसला कर सकते हैं। मीटिंग से पहले सोनिया गांधी और शरद पवार के साथ फोन पर बातचीत हुई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई कि सोनिया गांधी से उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे को लेकर कोई बात रख सकते हैं। इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। दीपक जी, अगर उद्धव ठाकरे इस इस्तीफे के लिए राजी होते हैं, अगर वो इस सरकार से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तब आप लोगों का रुख क्या होगा? आप लोग लौटेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे? मैडम, shall I reply him first or shall I reply this first? ये इस सवाल का आप जवाब दे दें, फिर बृजमोहन जी का सवाल तो आपके सामने है ही। बिल्कुल मैडम, हमने बोला है कि वो अपना इस्तीफा दे दे। हमने तो उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी से निकल जाए, ये हमारी मांग थी। अगर वो पूरी हो रही है तो इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनके ही नेतृत्व में, उनके ही आशीर्वाद से शिंदे साहब को जो भी डिसीजन लेना है शिंदे साहब ले लेंगे। और शायद ये फैसला लेने में थोड़ी सी देर तो हो रही है, क्योंकि सुबह मैंने फोन कर अपने जो इंटरव्यू है उसमें बताया था कि अभी तो समय निकल रहा है हाथ से, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो क्या फैसला लेते हैं उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दे सकूंगा। जो ब्रिजभूषण नहीं सर, फिर एक सवाल और इसी से पैदा हो गया, फिर बृजमोहन जी का सवाल का आप जवाब दीजिएगा। इन दैट केस, अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, आघाड़ी सरकार से निकल जाते हैं, तो फिर एक ही तरीका बचता है सरकार बनाने का, बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना सरकार बना ले। फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे? वो फैसला उन्हें बीजेपी के साथ, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ उनको बात करनी चाहिए, उसके बाद ये फैसला हो सकता है। फिलहाल तो जो चर्चा होगी, अगर वो ये चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे तरफ से शिंदे साहब चर्चा करेंगे और वो निर्णय लेंगे। तो हम कब से बोल रहे हैं कि आप जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनसे बात कीजिए, और वो बात अभी तक नहीं हो रही है। वही हमारा कहना है। अब तक वो जो पहले अगर बोलते वरिष्ठ नेताओं से तो इसका फैसला हो जाता। आप खुद ही कह रहे हैं, मतलब उद्धव ठाकरे बीजेपी से बात कर लें, आघाड़ी सरकार से निकल जाए, पुरानी युति पर फिर से सरकार बन जाए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ है 56, 55 प्लस इंडिपेंडेंस है, कुछ 60, 64 रहेंगे। तो इस स्ट्रेंथ पे तो हम सरकार नहीं बना सकते, दोनों को इकट्ठा आना पड़ेगा। 106 विधायक है बीजेपी के साथ, तो हम अकेले तो फैसला नहीं ले सकते, या तो उद्धव जी अकेले फैसला नहीं ले सकते, उनको तो बात तो करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में दो पार्टी जब इकट्ठा आती है तो उनके बातों से ही फैसला होता है, एक के बातों से फैसला नहीं होता, या मेरे कहने से फैसला नहीं होता। तो मेरा ऐसा सोचना, बृजमोहन जी, अभी आपने जो सवाल उठाए हैं आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं अब दीपक जी। जी, मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि हम लोगों के साथ गए थे, जो पब्लिक वर्डिक्ट था वो बीजेपी और शिवसेना के लिए था, वो कभी भी कांग्रेस या एनसीपी की तरफ नहीं था। ये लोग हार चुके थे, सिर्फ जो डिस्प्यूट हो गया बीजेपी और
शिवसेना में, उसकी वजह से ये सत्ता में है। तो हमारी जो लोगों के साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो बीजेपी सरकार, बीजेपी और शिवसेना की सरकार लाने की कमिटमेंट है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको बहुमत दिया था जनता ने? जनता ने तो आपको नकारा है। आप हमारी वजह से सत्ता में थे। आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बड़ी खबर मुंबई में उद्धव कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग के बाद उद्धव कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हमारे सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं इस्तीफे को लेकर भी वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और ये तो खतरे की घंटी है बृजमोहन जी, आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और खुद शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट के लिए भी ये खतरे की घंटी है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन नवीन चौमाल जी का ले लेती हूँ, वरिष्ठ वकील है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं तब संवैधानिक स्थिति महाराष्ट्र की क्या बनेगी, इस पर थोड़ी आप रोशनी डालें। देखिए, जो अपना भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो प्रक्रिया दी गई है उसमें उद्धव जी यदि इस्तीफा दे भी देते इस समय, परंतु उनका जो अभी गठबंधन है उन्होंने जो किया है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ किया हुआ है, तो उन्हें वो गठबंधन भी तोड़ना पड़ेगा। और यदि वो भारतीय जनता पक्ष के साथ में आते हैं तो फिर उस प्रकार से गवर्नर को उन्हें चिट्ठी देनी पड़ेगी कि भाई हमारे 55 और भारतीय जनता पार्टी के जो है 106 ऐसे मिलकर हम सरकार बना सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से हम राजकीय समीकरण देख रहे हैं, उद्धव का जो फैक्शन है बहुत कमजोर होता दिख रहा है और जो शिवसेना है जो शिंदे जी के साथ खड़ी है वो बढ़ती जा रही है और हर स्तर पे। तो इसलिए शायद वो शिवसेना है वो जाएगी भारतीय जनता पक्ष के साथ में और ये दोनों मिलके राज्यपाल जी को अपना निवेदन दे सकते हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। और अल्टीमेटली आपके और मेरे कहने में कुछ भी नहीं होगा, फ्लोर पे ही डिसाइड होगा सदन के और वहां पे निर्णय होगा। तब तो सवाल ये उठता है प्रोफेसर विवेक सिंह कि असली शिवसेना कौन है? वो जो एकनाथ शिंदे के साथ बहुमत के साथ गुवाहाटी में बैठी है या फिर वो जो इस वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ हैं? जी जी मीनाक्षी, धन्यवाद। देखिए, अभी मैं सुन रहा हूँ, कुछ जवाब देता हूँ आपकी बात का। अभी देखिए, मैं 30 सेकंड के बाद 2-3 बिंदु उठाए गए, मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले बात उठाए गए तो आनंद दुबे जी थे, उनके मुझे बड़ा आनंद है। उन्होंने कहा 2 साल, मतलब 2 साल तक मतभेद है, तो 2 साल के पहले ही आप अपने मतभेद का प्रकटीकरण कर सकते हैं, उसके बाद अपने मतभेद का आप प्रकटीकरण नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गुमराह, तो देखिए गुमराह कौन हो रहा, गुमराह कौन कर रहा है, मैं इससे बताता हूँ। शिवसेना जो है गुमराह कर रही है। आप देखिए, शिवसेना की जो चीफ है उद्धव ठाकरे से बोलते हैं आप आइए, आपका स्वागत है, परिवार के हिस्सा है। दूसरे लोग जो है बोलते हैं सर, मैं आपका ऑडियो थोड़ा ठीक कराती हूँ कि बड़ी मुश्किल हो रही है समझने में। आप ये कहना चाह रहे हैं, जो थोड़ा बहुत टिटबिट में समझ पाई हूँ, कि गुमराह आनंद दुबे जी, दीपक केसरकर जी नहीं कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुमराह उद्धव ठाकरे, संजय राउत और इधर मुंबई वाले गुट के नेता कर रहे हैं। अगर वाकई में ताकत नहीं है तो फिर सरेंडर क्यों नहीं कर देते? मीनाक्षी जी, राजनीति हो और चाहे युद्ध हो, लड़ाई के हार और जीत के फैसले के पहले कैसे योद्धा सरेंडर करेंगे, कैसे आत्मसमर्पण करेंगे? हम तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे ना। हमारी पार्टी तो लड़ने के लिए बनी थी। मतलब हमारी पार्टी का विधायक आपसे दूर हो जाएं और तब भी आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि एक इस्तीफा शायद पार्टी को एकजुट रख सकता है, सरकार तो फिर कभी बनाने का मौका मिल जाएगा। देखिए, ऐसा है कि वर्षा बंगला तो हमने 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, इस्तीफा तो हम जेब में लेके घूमते हैं। हमने कभी सत्ता का मोह नहीं किया। आपको शायद पता होगा कि 2.5 साल पहले भी उद्धव जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। दीपक केसरकर जी को मालूम है, वो एक शिवसैनिक को बनाना चाहते थे। तब शरद पवार जी ने कहा कि उद्धव जी 3 पार्टी की सरकार है, पहली बार ये प्रयोग हो रहा है, आपको ही बनना होगा, नहीं तो इसकी अगुवाई कोई कर नहीं पाएगा और जो अनुशासन होता है वो बन नहीं पाएगा। इसके लिए उद्धव जी बने। उद्धव जी को सत्ता का मोह नहीं रहा, उनके परिवार को कभी नहीं रहा। उस समय मनोहर जोशी जी, नारायण राणे जी जैसे नेताओं को बनाया उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम सत्ता के पीछे नहीं है। देखिए, बात यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे विधायक आनंद दुबे जी, ये जबरदस्त है, सारी लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है, सारी लड़ाई पद के लिए हो रही है और फिर कहते हैं कि सत्ता का मोह नहीं है। ये कम से कम कोई पॉलिटिशियन तो कभी ना कहे कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो। मीनाक्षी जी, हमें सत्ता का कोई मोह नहीं है।
हाँ। हो सकता है महाशक्ति को हो, और महाशक्ति जोर शोर से लगी रहती है। महाशक्ति के प्रवक्ता भरे चैनलों पे कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज, हम कोई चैरिटी करने नहीं आए हैं। तो हो सकता है उनको हो। मैं बड़े अदब से, बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं है। अगर महाराष्ट्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी तो जरूर सेवा करने के लिए हम आगे आएंगे, लेकिन सत्ता लेने के लिए, लेकिन सर सेवा तो तब कर पाएंगे ना सुजाता जी। ठीक, नवीन जी आ रही हूँ मैं आपके पास। विवेक जी की आवाज भी थ्रू हो गई है, मैं विवेक जी के पास एक बार चल जाऊँ। सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन सत्ता से जाना भी नहीं है। जी मीनाक्षी जी, मैं आता हूँ, मैं केवल 1 मिनट लूंगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आनंद दुबे जी की बात से जो उन्होंने कहा था मुझे आनंद आया, और उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। पहले उन्होंने कहा कि अगर देखिए मतभेद है तो आप 2 साल के अंदर ही आप अपने मतभेद का प्रकटीकरण कर सकते हैं, 2 साल के बाद जो है आप नहीं कर सकते। एक कहा लिखा है, आप जरा कैलकुलेट करिए ना कितने का सरकार बने आपका हुआ है, 2 साल से कितना ज्यादा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ गुमराह कौन कर रहा है, गुमराह कैसे किया जा रहा है। शिवसेना जो है उसके एक जो है दो धड़ा हो गया है। एक धड़े के हेड जो है उद्धव ठाकरे जी, वो बोलते हैं कि आप मेरे अपने हो, मेरे परिवार को आओ मेरे साथ बात करो। तो दूसरे लोग हैं उनके ही नेता कह रहे हैं कि आप भगोड़े हो, आप जो है एयरपोर्ट से आपको आने नहीं देंगे, आप शव की तरह हो। तो देखिए, यहाँ पे जो है गुमराह पूरी की पूरी शिवसेना पार्टी है, जो कि अपने लोगों के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे का जो बयान आया है वो ठीक है, लेकिन एक कहावत है, कहा वर्षा जब किसे सुखा ले, समय छू कि कोई कहा पछता ले। रही बात लीडरशिप की, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपकी लीडरशिप की फेलियर है। आप जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा में आप सारे के सारे अपने सिद्धांतों के आपने तिलांजलि दे दिया है। और देखिए मीनाक्षी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कमियों को आपने ना तो पहले समझा, मतभेदों को आपने ना तो पहले समझा, और ना आज आप ही समझ रहे हैं। एक रहीम जी का दोहा है, बहुत जो आज के तारीख में शिवसेना के लिए एप्लीकेबल है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमन दाबे ना दबे जागे सबल सकल जहान। यहाँ पे जो बैर है वो बहुत दिनों से था, और अंदर खाने जो लगातार बात की जा रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने हट कर लिया था। और इसी का नतीजा है यहाँ शिवसेना के ही लोग शिवसेना के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो ये दिखाता है, आप इसको जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से गुमराह पार्टी है। लोग कुछ कह रहे हैं, शिवसेना के लीडरशिप कुछ कह रही है, उसके नेता कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे में कोई सामंजस्य नहीं है। और ये जो गुमराह वाली बात प्रोफेसर विवेक कह रहे हैं ना बृजमोहन जी, ये महाराष्ट्र के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि गुमराह करने का काम कई हद तक इसमें एनसीपी का भी रोल रहा, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे तब बार बार शरद पवार ने उनका हाथ पकड़ लिया। मीनाक्षी जी, मैं आपको स्पष्ट करूं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब आदरणीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, जिन्होंने चट्टानों से टकराने की हिम्मत रखी है। वो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागे। तो ये किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे साहब को आदरणीय पवार साहब जब बताएंगे तभी उनको इस बात का एहसास होगा कि वो चट्टानों से लड़ने की शक्ति रखते हैं। निश्चित रूप से, चूंकि हम महाविकास अघाड़ी के अंग हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बेहतर तरीके से काम करे, तो अगर आदरणीय पवार साहब ने इस बात का सलाह दी है तो ये उनका दायित्व भी था कि वो इसको कहें। लेकिन ये भी आप मानिए कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब में इस बात को खुद का निर्णय लेने की क्षमता है। वो एक अच्छे नेता हैं और उन्होंने उसी के अंतर्गत किया है। उन्होंने वर्षा को जब उन्होंने मुख्यमंत्री निवास छोड़ा, बिल्कुल ये स्पष्ट था कि उनका पद का मोह नहीं है। लेकिन जब वो मातोश्री पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने जवाब ये दिया है कि मैं संघर्ष करना भी जानता हूं और मैं इस संघर्ष को करूंगा, लेकिन मेरा पद का मोह मेरा नहीं है। इस बात से हम लोग पूरी तौर से सहमत है। और मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, महाविकास अघाड़ी की सरकार को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। हम लोग भरपूर बहुमत पे हैं और जो भी होगा वो देश के कानून के अंतर्गत होगा। बृजमोहन जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी और बाला साहेब का जो रुतबा रहा वो एक चट्टान की तरह रहा, लेकिन बड़ी से बड़ी चट्टान भी भूकंप के एक झटके में बिखर जाती है। और वो लग रहा है कि वो भूकंप महाराष्ट्र सरकार पर आ गया है। केसरकर जी, अगली रणनीति क्या होगी? इस वक्त सबकी नजरें गुवाहाटी पर ही टिकी हुई हैं। आप लोग क्या वापस लौटने का कोई विकल्प, अभी भी कोई दरवाजा खुला है? क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं आप लोग परिवार के सदस्य हैं। उससे पहले मैं बृजमोहन साहब ने जो बात की है उसका जवाब देना चाहूंगा। शिवसेना आज तक 3 बार टूटी है और तीनों बार शरद पवार जी ने इस पार्टी को तोड़ा था। मैं भी पवार साहब के पार्टी का मेंबर था, मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं। अगर जो महनीय नेता
एक पार्टी को 3 बार तोड़ते हैं, तो उनकी मनीषा तो रहेगी कि अपनी पार्टी बढ़ाओ, और वही काम वो कर रहे थे, इसीलिए हम लोग नाराज हो गए ना। अच्छा, आपको पवार साहब नाराज ज्यादा साहब, करीबी एक लगते हैं जिन्होंने आपकी पार्टी दीपक 3 बार जी, तोड़ी मैं है। रुक रहा हूं। देखिए मतलब सर, छगन भुजबल मैं साहब- आपके बीच छगन में भुजबल वन साहब ऑन को वन ले लें प्रेरित- प्लीज दीपक जी को और ब्रिजमोहन जी को। आप दीपक जी बोल अपनी दीजिए। बात रख ले, फिर ब्रिजमोहन जी आप अपनी बात जी। रखिएगा। जी, जी, दीपक जी। जी बात पूरी कर लें। देखिए, तो फिर हम ऐसे इसको कैसे माने? और जो पहला उनका ये निकला था, वीडियो क्लिप निकली थी, उसमें उन्होंने कहा था, हमारे नेता ने, हमारे जो आदरणीय उद्धव जी है, उन्होंने क्या कहा था कि मैंने अपना रेजिग्नेशन तैयार रखा है, मेरे पार्टी का एक भी एमएलए मुझे आके बोले कि रेजिग्नेशन दे दो, तो मैं उसके हाथ में वो रेजिग्नेशन दे दूंगा। इसके बावजूद भी हम लोग आए क्या? हमने उनका रेजिग्नेशन मांगा क्या? क्योंकि उनको दिखाना है कि हमने उनका रेजिग्नेशन मांगा, हमने उनका रेजिग्नेशन बिल्कुल नहीं मांगा था। अब जब पार्टी को 6 महीने 7 महीने हो गए, तो हमने उनको बोला था ये गलती हो गई है, इसको हम लोग सुधारेंगे और आप बीजेपी के साथ रहिए, क्योंकि जनता का समर्थन सेना बीजेपी को है। और लास्ट 2 साल से कम 1.5 साल से हम इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वो अगर नहीं सुने तो वो बहुत बड़े नेता है, हम उनको कैसे कहे? और आप बोलते अभी जाके उनसे बात कीजिए, तो सब बात करके हम लोग यहाँ आए ना, हमारी बात उनको मालूम है। अगर वो अनाउंस करते हैं, बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं और वो गठबंधन बनाते हैं, तो हम सब लोग जाएंगे महतो शरीफ पे। ठीक है, ब्रिजमोहन जी आप बोले। देखिए कि सबसे पहले आदरणीय राज ठाकरे साहब ने शिवसेना से बगावत की, वो उनके परिवार के व्यक्ति थे, उनको आदरणीय शरद पवार साहब कैसे समझा सकते हैं? उसके बाद छगन भुजबल साहब ने शिवसेना से बगावत करने के बाद वो कांग्रेस में गए, आदरणीय शरद पवार साहब के पास नहीं आए। उसके बाद राणे साहब ने बगावत की, वो भी हमारे पास नहीं आए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आदरणीय शरद पवार साहब के कहने पर, क्या सब राजनीति करने वाले बच्चे हैं जो शरद पवार साहब ने कह दिया और ये पार्टियां छोड़ के बगावत करके आ जाएंगे? राजनीति में जो भी लोग हैं वो अपना भविष्य देख के आते हैं। आज आप गए शिंदे साहब के साथ, तो आपको क्या पवार साहब ने बोला कि आप शिंदे साहब के साथ जाइए? आप अपने स्वार्थ के लिए गए, आप अपने पद के लिए गए, आप अपने लालच के लिए गए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप सारी जिम्मेदारी आदरणीय शरद पवार साहब पे डालें। हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति को राजनीति की तरह किया जाएगा, इसमें गलत क्या है? लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि आदरणीय शरद पवार साहब ने कभी भी शिवसेना को तोड़ने का कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कि उनको कोई लाभ हुआ हो। हम लोग, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जनता के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आदरणीय शरद पवार साहब एक ऐसे नेता हैं कि इतने बुजुर्ग होने के बाद भी सुबह 5:30 से रात के 11:30 बजे तक वो लोगों के संपर्क में रहते हैं। आज भी प्रतिदिन उनकी 2 से 3 पब्लिक मीटिंग्स होती है। कौन ऐसा नेता है हिंदुस्तान के अंदर जो इतनी मेहनत करता अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना संघर्ष करता हो? एक कार्यकर्ता को अगर तकलीफ होती है तो उनका टेलीफोन पहुंचता है, इसको हम लोग करीब से महसूस कर रहे हैं। सुन रहे दीपक जी, देखिए वो अपने मुखिया के लिए तलवारें तान रहे हैं और आप अपने मुखिया को छोड़कर गुवाहाटी में बैठे हैं। क्या राज ठाकरे साहब को आदरणीय पवार साहब सुनिए ना ब्रिजमोहन जी, मैं जवाब दे रही हूँ कि देखिए एक ब्रिजमोहन जी अपने पार्टी के मुखिया के लिए तलवार तान कर बैठे हुए हैं और आप अपने पार्टी के मुखिया को छोड़कर गुवाहाटी में बैठे हैं। वाह मीनाक्षी, इनके मुखिया मेरे भी मुखिया थे। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि जब छगन भुजबल पार्टी छोड़ चुके थे, तब कांग्रेस नेता थे पवार साहब और उनको उन्होंने अपने पार्टी में लिया था। मैं पवार साहब का बहुत करीबी रह चुका हूँ। पवार साहब ने मुझे खुद बोला था कि मैंने राणे साहब को बाहर निकालने के लिए मदद की थी, क्योंकि उस वक्त जो स्पीकर ऑफ द हाउस थे वो हमारे एनसीपी से थे और उन्होंने मदद करने के बावजूद इनका बड़प्पन इतना है कि उन्होंने बोला कि आपको जिस पार्टी में जाना है आप जाइए। और एक बार वो मुझसे ये भी बोल चुके हैं कि राज ठाकरे बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने मुझसे बात की है, तो उनसे बात कर सकते थे, उनको रोक सकते थे अगर वो सही मायने में बाला साहब के दोस्त होते तो सुनिए, आप ऐसी बात मुझसे मत कीजिए। मैं तो एनसीपी में भी जब था तो मैं पवार साहब मुझे इतना चाहते थे कि हम चलिए ना इतिहास से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब आखिरी के कुछ मिनट बाकी रहते हैं, हम थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। सुजाता जी, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है उद्धव सरकार का, रहेगी या नहीं? देखिए, उद्धव सरकार का फ्यूचर बहुत साफ है। लोकतंत्र में सिर्फ आपको जनता का जनादेश मानना होता है
और वो दिखता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में। आज नंबर्स उनके फेवर में नहीं है, इस बात से कोई शायद इसीलिए तो ये वक्तव्य आया है कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे तो उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो सरकार अपने नंबर्स को लेके कॉन्फिडेंट हो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो गवर्नर के से बोलेगी कि मेरे पास समर्थन है, मेरे पास नंबर्स है, मैं इसको प्रूव करूंगा। लेकिन वो जानती है कि वो अल्पमत में है और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। दूसरी बात, लेकिन मीनाक्षी जी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये इतने दिन जो दिए गए हैं, इसमें महाराष्ट्र में जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और उसकी वजह से जो महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि नेता कौन रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये इम्पोर्टेंट आज नहीं है। आज इम्पोर्टेंट ये है कि शिव सैनिक और शिवसेना के नेता ये बयान दे रहे हैं कि शिव सैनिक सड़कों पे आ जाएंगे, कि तलवारें से टकराएंगी और बंदूकें से टकराएंगी। और तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? महाराष्ट्र की जनता का। महाराष्ट्र की जनता को कब न्याय मिलेगा? तो हम केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में रह सकते हैं। देखिए, आप बतौर राजनीतिक विश्लेषक, मैं बतौर पत्रकार, एक एंकर, केवल एक दर्शक के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को घटते हुए देख रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता भोग रही है। देखते हैं कितने दिन तक ये सरकार गिरती है तो फिर क्या फडणवीस सरकार, ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो क्या कैबिनेट मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इस पर भी आपको डिटेल देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।